नमस्ते, मेरा नाम मधुकर है और हम वर्णमाला प्रकरण सीख रहे हैं। वर्णमाला प्रकरण के इस भाग में हम उच्चार स्थानों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमारे मुख की आवश्यकता होती है। मुख के द्वारा ही वर्णों का उच्चारण किया जाता है, परंतु उसी समय हमारे मुख में कुछ छोटे छोटे ऐसे अवयव होते हैं जिनका उपयोग वर्णों का उच्चारण करने के लिए होता है और इन्हीं को हम उच्चार स्थान कहते हैं। हमारी वर्णमाला की रचना, उसका विभाजन, ये भी वर्णों के उच्चारण के स्थानों पर ही आधारित किया गया है। इसलिए हमारी वर्णमाला की रचना को, हमारे वर्णमाला के विभाजन को समझने के लिए उच्चारण स्थानों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं कंठ से। कंठ का मतलब है गला, और हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जैसे कि स्वरों में से अ, आ, वर्गीय व्यंजनों में क वर्ग, अवर्गीय व्यंजनों में से ह तथा विसर्ग। इनका उच्चारण करने के लिए हमारे गले का सहाय होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में, हमारे कंठ में किंचित कंपन महसूस होता है, इसीलिए इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। अब तालु क्या है, तो हमारी इस आकृति की मदद से आप लोग समझ सकते हैं। हमारे दांतों के ठीक ऊपर जो खुरदरा हिस्सा हमारे जीभ को महसूस होता है वही तालु है। और हमारी वर्णमाला में ई, ये स्वर, वर्गीय व्यंजनों में च वर्ग, च छ ज झनम, और तथा अवर्गीय व्यंजनों में य तथा श, इनका उच्चारण करने के लिए तालु की मदद होती है। अर्थात हमारी जीभ का स्पर्श तालु से होता है। यदि हम च का उच्चारण करके देखें तो हमारी जीभ तालु से स्पर्श करती है, इस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं। और चूंकि इन सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए तालु की मदद होती है, इसलिए इन सभी वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा, जो कि हमारे तालु के ठीक ऊपर होती है। हमारे मूर्धा के भी ऊपर जब हमारी जीभ को हम लेकर जाते हैं टेढ़ा करके, तो हमारे जीभ को एक मुलायम सा हिस्सा महसूस होता है और वही मुलायम सा हिस्सा तालु होता है। हमारी वर्णमाला में र, ये स्वर, वर्गीय व्यंजनों में से ट वर्ग तथा अवर्गीय व्यंजनों में से र और श, इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए मूर्धा की सहायता होती है। मूर्धा का स्पर्श हमारी जीभ से करना पड़ता है। ट का उच्चारण करके देखिए, हमारी जीभ पूरी टेढ़ी होती है और मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगला उच्चारण स्थान है दंता, यानी दांत। अब दांतों का परिचय तो सभी को है। हमारी वर्णमाला में लृ, स्वर, त वर्ग यानी तथ दधन तथा ल और स, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का स्पर्श दांतों से होता है और इसीलिए इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठौ। हमारे मुख पर दो ओष्ठ होते हैं और हमारी वर्णमाला में उ, ये स्वर, प वर्ग तथा विसर्ग में से उपध्मानीय विसर्ग जो एक प्रकार होता है, उनका उच्चारण करने के लिए हमारे ओष्ठों का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब तक हमारे दोनों भी ओष्ठ एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तब तक इन वर्णों का उच्चारण करना संभव नहीं होता है। आप प्रयोग करके देख सकती है। प, दोनों ओष्ठों को बगैर मिलाए प का उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। प फ ब भ म, इस पूरे प वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमारे दोनों ओष्ठों का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से हमने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ऐसे उच्चारण स्थान देखे हैं, लेकिन साथ ही साथ कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इन संबोधों को भी हमने देखा है। अब इन दोनों में क्या अंतर है हम देखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो नाम है हमारे मुख में उपस्थित, हमारे मुख में मौजूद कुछ अवयवों का नाम है, कुछ अंगों का नाम है, जिन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तथा कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये तो उन वर्णों का नाम है जो कि उनसे संबंधित उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे मुख में ये एक उच्चारण स्थान है
जिसे हमने नाम दिया है कंठ, और कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे कहलाते हैं कंठ्य। ठीक उसी प्रकार मूर्धा से मूर्धन्य, तालु से तालव्य, ओष्ठों से ओष्ठ्य तथा दंतों से दंत्य वर्ण होते हैं। इस प्रकार से हमने इन पांचों उच्चारण स्थानों का अभ्यास किया है। अब एक बोनस उच्चारण स्थान भी है जो है नासिका। हमारी वर्णमाला में जो वर्गीय व्यंजन है उनमें से जो पांचवा स्तंभ होता है, इनका उच्चारण करने के लिए नासिका यानी हमारे नाक का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अपने अपने वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उनकी भी मदद होती है। ये अपने अपने वर्गों के उच्चारण स्थानों से भी उच्चारित होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण करने के लिए नासिका यानी हमारे नाक की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब हमारी वर्णमाला में ए ऐ ओ औ तथा व ये व्यंजन बाकी हैं। सर्वप्रथम ए ऐ के बारे में जानेंगे। अब ये ए बना कैसे है? हमारे गुण संधि का एक सूत्र इस बारे में हमें जानकारी देता है कि ए बनता है अ तथा ई, इन दोनों स्वरों को मिलाकर ए बनता है। तो अ ई इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वही संयुक्त रीत्या ए का भी उच्चारण स्थान होगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, तो ए का कंठ तालु ये उच्चारण स्थान होता है, और ए तथा ऐ ये कंठ तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ओ तथा औ के बारे में भी है। ओ बनता है अ उ से मिलकर गुण संधि के नियम से। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का ओष्ठ है, तो ओ बनता है कंठोष्ठ, ये इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। और जो ओ है यह कंठोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अब बाकी बचता है व का उच्चारण करने के लिए दांत तथा ओष्ठ इन दोनों का संयुक्त प्रयत्न होता है, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम यह है, दंतोष्ठ उसका उच्चारण स्थान है। इस प्रकार से हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी हासिल की है, परंतु एक दृष्टि से ही इन सभी को समझने के लिए हमें उसका कोष्ठक बनाना है। ये जो एक हम कोष्ठक बनाने जा रहे हैं, इस कोष्ठक की मदद से हम एक दृष्टि से ही इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए हमारे पास वर्ण है और वर्णों के उच्चारण स्थान है, इन दोनों को हम अलग अलग अक्षों पर रख रहे हैं। हमारे पास जो वर्ण है उसके दो विभाग हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब व्यंजनों में भी दो हिस्से हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। और अवर्गीय व्यंजनों के भी दो हिस्से हैं, अंतस्थ तथा ऊष्म वर्ण। तो इन सभी के अनुरूप हमने स्तंभ बनाए हैं और हम उच्चारण स्थान भी लिख देते हैं उच्चारण स्थानों के स्तंभ में। अब जिस प्रकार से हमने पूर्व में बताया है वर्णों के उच्चारण स्थान, उनके अनुरूप हम सभी वर्णों को इसमें रख देते हैं। अब ये वर्णों को रखने के बाद कुछ हमें निर्देश करने हैं, जैसे कि नासिका ये एक ऐसा उच्चारण स्थान है जो वर्गीय व्यंजनों के पांचवें वर्ण का होता है, और उसे हम एक बाण के द्वारा निर्देशित करते हैं ताकि उनका सही उच्चारण स्थान हमें पता चल पाए। दूसरी बात यह है व, इस वर्ण को भी हमें बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यर ल व, और उसी के साथ साथ हम व को भी इस जगह पर मान सकते हैं, और इसका उच्चारण स्थान भी हम गलती से ओष्ठ मान सकते हैं, जो कि मैंने बहुत बार छात्रों को ये गलती करते हुए देखा है। हम उसी जगह पर व को मान लेते हैं, लेकिन वह बहुत नीचे है, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इस बात की तरफ हमें ध्यान रखना है। अब इस तरह से हमने वर्गों के जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में तो इस कोष्ठक में जानकारी हासिल की है, लेकिन ये जो कोष्ठक है ये एक और तरह से हमें जानकारी दे सकता है। दूसरी भी एक ज़रूरी जानकारी ये कोष्ठक हमें दे सकता है। यदि हमने वर्गीय व्यंजनों में से पहले और दूसरे वर्गों को अलग रंग से रंगा और ऊष्म जो वर्ण है उनमें से श श स, इनको यदि हमने किसी भिन्न वर्ण में लिखा, जैसे कि मैं यहाँ पर पीले और लाल रंग का प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी अन्य रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें यही कोष्ठक और ज़रूरी जानकारी देता है। इसमें लाल रंग में लिखे हुए जो वर्ण हैं वो उनको कठोर वर्ण कहा जाता है, और बाकी बचे हुए जो पीले रंग में रंगे हुए जो भी वर्ण हैं उनको मृदु वर्ण कहा जाता है। जब हम संधि प्रक्रिया पढ़ते हैं तो कठोर वर्ण तथा मृदु वर्ण इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है संधि प्रक्रिया को समझने के लिए। तो इस प्रकार से हमने एक कोष्ठक बना लिया है। इस कोष्ठक में एक ही दृष्टि से हम
सभी वर्णों के उच्चारण स्थान समझ सकते हैं तथा उनमें मृदु तथा कठोर भेद भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।